एक्साइटिंग टाइम है। जैसे आप कह रहे थे कि लास्ट ईयर का जो बजट था वो ट्रांजैक्शनल बजट था, तो मैं आपके साथ सहमत हूँ दैट हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने मिडल ऑफ ईयर भी जीएसटी 2 किया, एंड लास्ट ईयर काफ़ी ट्रांजिशनल हुआ, न्यू रेजिम आया, राइट? अभी सारा कुछ ये है कि हम टैक्सेशन गवर्नमेंट कैसे बेस बढ़ाए, राइट? बिकॉज़ एमएसएमई की बात करी आपने, मिडिल क्लास की बात करी, तो मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन का जो बर्डन है वो मिडिल क्लास या एमएसएमई ही लेता है, राइट? तो ये अच्छा एक थॉट है कि बेस कैसे बढ़ाए, ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम कैसे ले जाए। तो मैं 3 तरीके से बताना चाहूँगा। एक एज़ अ सिटिज़न, एज़ अ नागरिक ऑफ दिस देश, एक एज़ अ एंटरप्रेन्योर, स्पेशली एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर, एंड एक एज़ अ पेरेंट, जो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़े, अच्छा उसे हेल्थ केयर मिले एंड सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। तो कोई भी गवर्नमेंट, और ख़ासकर इंडिया जैसा देश जहाँ पे 150 लाइक 1.4 बिलियन 150 करोड़ लोग हैं, ये आसान नहीं है वो देश चलाना। हम ऐसे यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट जब, क्योंकि मैं एक छोटा सा एक उद्यमी हूँ, तो वो 500 लोग को के बारे में सोच के पॉलिसी बनाना अपने आप में इतना बड़ा टास्क है। जब आप 150 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ मैनेज करना होता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन आपकी तरह, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फायर क्रैकर्स इन दिस बजट, बिकॉज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट इज़ बहुत प्रोएक्टिवली कर रही है। बहुत आसान है, अगेन अगर आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था देखें तो उथल-पुथल हुई हुई है। गोल्ड 23% गिर जाता है, सिल्वर कभी भी 16% गिर जाता है। चाइना बेस बना रहा है। गो यूएस एक कोई टैरिफ लगाता है एंड पूरा अर्थव्यवस्था घूम जाता है। तो इस समय बहुत ट्रांजिशनल पूरा वर्ल्ड चल रहा है। इस एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट से हमें स्टेबिलिटी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए, एंड मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए। सौरभ, हमारे साथ तिवारी जी, ओपी तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभी जो स्थिति है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और जो हमारा डिफेंस का खर्चा है, आ, लगातार हमने देखा है कि डिफेंस का बजट बढ़ा है, हमने डिफेंस में बहुत अच्छा किया है। अब हम एक तरीके से यहाँ ना सिर्फ डिफेंस के सामान बना रहे हैं, बल्कि उनको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अनेक सारे देशों को, और उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। डिफेंस सेक्टर में आपको क्या उम्मीदें हैं और किस दिशा में जा रहा है, किस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है? माइक ले लें आप। देखिए, जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि भारत में 1960s में भी एक एयरक्राफ्ट बनाया था, फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे 71 में बहुत काम किया था। उसके बाद सरकार ने अपने विजडम में उन्होंने डिफेंस का जो अपने आप प्रोक्योरमेंट था, यहाँ जो डेवलपमेंट था, उसमें स्लो डाउन हो गए। क्यों हो गए ये तो क्वेश्चन मार्क है। अभी देखिए, जो फिलहाल हम हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और डिफेंस एलोकेशन जो होता है 1 साल के लिए नहीं होता, इट इज़ ए फार साइडेड। अब जैसा बता रहे थे कि पिछले 10 साल से जिस तरीके से एलोकेशन हो रहा, प्रोग्रेस हो रही है, काम अच्छा चल रहा है। अभी जो डिफेंस एलोकेशन से, एक्सेप्ट एरो इंजन्स को छोड़ के, बाकी आर्मी के हो या नेवी के शिप्स हो या काउंटर इंटेलिजेंस हो या सब चीज़ में हम अपने आप ही कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक इनकम जनरेशन भी है, प्लस हम एक्सपोर्ट करेंगे काफ़ी। ये हमारे लिए इनकम जनरेशन, ये खाली एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अब जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है पिछले 10 सालों से, ये बहुत ही अच्छी चल रही है, ताकि हम अपनी जो शक्ति है हम मजबूत बनाए रखें। इसके साथ हम अपनी इंडस्ट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो भी ग्रो होती रहे। इसका हमने उदाहरण आपने ऑप सिंदूर में देख लिया था। हमने भले ही, हमारे पास कहा जाता है कि जहाज कम है, फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन 42 से लेके 31 आ गए हैं, लेकिन हमारी जो फायर पावर है वो कम नहीं हुई है। तो ये लोकेशन से कई छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, जिसमें साइबर का है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है, इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन एआई का जो इनकॉर्पोरेशन है एयरक्राफ्ट्स में और सिविल इंडस्ट्रीज में, वो हमारे इंडिया में बहुत आगे हैं। इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात होती है, हम खाली एक एरो इंजन्स में थोड़ी सी हमारी समस्या हो रही है। अदरवाइज हमारा एक्सपेंडिचर तो बहुत कम हो जाएगा। प्लस एडवांटेज ये है कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो अंदर की इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हो रही है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इंडस्ट्री मजबूत होगी और डिफेंस भी मजबूत होगा। अब पहले क्या होता था, सारा पैसा बाहर चला जाता था, वहीं से जहाज खरीदते थे। अभी कुछ तरीके से, जिस तरीके से सरकार अभी डिसीजन ले रही है, जिस तरीके से सब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, भले लड़ाई कम हो, लेकिन उसकी क्षमता हमारी मजबूत होनी चाहिए और मजबूत है।
ये हमने ऑप सिंदूर में अच्छी तरह से दिखा दिया था 2 दिन में। ये जो नीति है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, समय दूर नहीं है कि जब जितने इक्विपमेंट से बनाएंगे, हमारे लिए इनकम जनरेट करेगी। जिस बल पे अमेरिका कूद रहा है, खाली उनकी आर्म्स इंडस्ट्री कूद रही है खाली बेच के पैसा बनाने की, भारत भी अनदर 10 साल में इस स्थिति में आ जाएगा कि भारत अपना इक्विपमेंट मजबूत होगा, प्लस एक इनकम जनरेशन बहुत मजबूत होगा। डिफेंस इक्विपमेंट से इनकम जनरेशन होगा और ये इनकम जनरेट हम लोग लगातार भारत पिछले 5, 7, 8 वर्षों में कर रहा है और यही वजह है कि अब हम जब अपने डिफेंस इक्विपमेंट बाहर के मुल्कों से ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा ज़ोर इस पर भी है कि हम उस टेक्नोलॉजी के भी हिस्सेदार बने और उस टेक्नोलॉजी को भी हम लें ताकि आने वाले समय में हम उसे भी बना सकें। और ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, हमने कई सेक्टर्स में देखा, हमने रेलवेज़ में देखा और हमने बाहर से जर्मनी से ना सिर्फ ट्रेन के कोचेज़ और बॉगीज़ ली बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी ली और हम आज जो वंदे भारत एक्सप्रेस और तमाम इस तरीके के LHB कोचेज़ में चलते हैं, ये इसी का नतीजा है और ये अर्थव्यवस्था को एक तरीके से हमारी रफ्तार देता है, बूस्ट करता है। तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐड करना चाहूँगा, देखिए जब से यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है, इसमें ड्रोन का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोटे छोटे कम एक्सपेंडिचर में हमें मोर इफेक्टिव, मोर इन्फ्लुएंशियल इक्विपमेंट डेवलप कर सकते हैं। इस फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ गए। ऑप सिंदूर में हमने दिखा दिया कि हमारे ड्रोन कितने काम आए और उनके ड्रोन को हमने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके ड्रोन का फ्लाइट टाइम नहीं था, बस एयरबोर्न हुए और डिस्ट्रॉय कर रहा था हमने, लेकिन हमने उनको ही इंटरसेप्ट कर दिया। ये सब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, MSME, इनको सहयोग बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा कि हमारी डिफेंस भी मजबूत होगी और छोटे छोटे उद्यमी जो होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी आगे बढ़ेंगे। इनोवेशन, जिस भारत साइंटिस्ट की वजह से अमेरिका नंबर 1 पहुंचा है, ये साइंटिस्ट हमारे लिए भी काम करेंगे। समय दूर नहीं है कि हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे। और हमारे साइंटिस्ट ही जाके अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में काम करते रहे थे और करते रहे हैं। सौरभ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एस्पेक्ट तिवारी जी ने उद्धृत किया यहाँ पर, और ये कि जो हमारे युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जब इस सेक्टर में आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का हो या दूसरा कोई भी सेक्टर हो, हमने देखा है कि स्टार्टअप्स में भारत इस समय दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चीन के बाद। जिस तरीके से हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी अब बनने की ओर हो जाएंगे, मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक या अगले साल तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। स्टार्टअप के मामले में जितने डिफेंस के लोग आए हैं, साथ में एग्रीकल्चर में भी हमने देखा कि स्टार्टअप को किस तरीके से पिछले बजट में सरकार ने प्रमोट किया था। आपको क्या लगता है, स्टार्टअप्स को लेकर क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं और कहाँ गैप्स है जिसको सरकार को फिल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो तिवारी जी कह रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है सुन के। आई हैव अ फ्रेंड जो सागर डिफेंस करके जो सबमरीन बना रहे हैं एंड गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। एंड मैंने ये बात इसलिए बोली कि इस साल 10 साल हुआ है स्टैंडअप में, एंड मैं 2016 में IIMS में था एंड वहीं पे मुझे ये डिफेंस सागर मिले। तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आई गेस बहुत आसान है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, बट आप कह रहे हैं हम तीसरी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप। कल मैं IIT दिल्ली में था, पहले फेस्ट होते थे, सिंगर्स आते थे, गाने होते थे। कल 16 साल के मेरे एक एंटरप्रेन्योर से मिला एंड ब्लोन अप। 16 साल, अब आपके हीरोज़ फिल्म स्टार नहीं है, अब आपके हीरोज़ एंटरप्रेन्योर्स हैं। शार्क टैंक, आइडिया बात, इतना कुछ आने लगा है। तो इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और उसके लिए जो हमारा इस समय थॉट प्रोसेस चल रहा है कि गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर कर रही है एंड बाकी हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को आके एग्जीक्यूट करना है। एंड आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि ये साइंटिस्ट ही US जाके, इंडिया के डॉक्टर, इंडिया के साइंटिस्ट वहाँ जाके उन्होंने नंबर 1 स्टार्टअप कंट्री बनाया, सिलिकॉन वैली बनाया। अब वो टाइम आ गया है कि लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं पर वापस आ रहे हैं। दिस इज़ नेवर हैव हैपन, ये हुआ ही नहीं है कभी पिछले 10 साल 20 साल में। अब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और वो भी टाइम दूर नहीं है जब बच्चा बाहर भी पढ़ने कम जाने लगेगा, बिकॉज अब कैंपसेस यहाँ आने लगे। अब इतने ऑलमोस्ट 19 TNE कैंपस इंडिया में बन गए हैं। तो अभी इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड एंड
खाली लोग इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी के लिए नहीं आ रहे, यहाँ टैलेंट लेने भी आ रहे हैं, कैपिटल लेने और देने भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप नेशन। और वो टाइम अब आ गया जहाँ पे अब जैसे नालंदा के टाइम पे लोग इंडिया में आते थे रिसर्च करने के लिए, इंडिया में आते थे अपनी पीएचडी करने, डिग्रीज करने के लिए, वो वापस आने लगे। ओनली थिंग मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें R&D का बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस की तरह हम ग्रो करेंगे या चाइना की तरह हम कम्पीट करेंगे, यूएस का जो बजट है जो R&D का एलोकेशन जीडीपी से, वो 6x से ज़्यादा है इंडिया का 0.64% है।